A very warm welcome, everyone. We have another very interesting topic for today, that is the Large Hadron Collider. ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज़ में था. किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था उसको डिस्कस करेंगे. इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या प्रिंसिपल है, व्हाट डू वी मीन बाय हैड्रॉन, ये कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को ही हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, उनकी कोलिजन कैसे होती है, ये सारी बातें हम आज आराम से समझेंगे. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, इट इज सिंपली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, धीरे धीरे अभी कंसेप्ट बिल्ड करते हुए सब समझेंगे. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड. फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे ये आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ये सिचुएटेड है जमीन के 100 मीटर नीचे. राइट. हमने यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट करनी है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नेचुरली सरफेस पे आप इतने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते. राइट. सो एज द वीडियो प्रोग्रेसेस आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन सफिशिएंट डेप्थ. राइट. तो ये प्रोजेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट है किसका? It is of CERN, the European Organization for Nuclear Research, and जो एक्रोनिम CERN बना है वो आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के फ्रेंच ट्रांसलेशन से लेकर बना है. राइट. CERN का क्या काम है? CERN बेसिकली आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर्स प्रोवाइड करता है. दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं यहाँ पे आके अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं. किस टाइप के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, विद टाइम अभी धीरे धीरे मैं आपको सब बताता हूँ. राइट. सो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है. द फर्स्ट वर्ड, व्हाई इज इट कॉल्ड लार्ज. तो जो आपका ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है. राइट. सबसे बड़े का क्या मतलब? इसका सर्कमफ्रेंस 27 किलोमीटर्स का है. मतलब आप अगर यहां से चलना शुरू करोगे, यू विल हैव टू मूव 27 किलोमीटर्स. राइट. एंड इस दिस पार्टिकल एक्सेलरेटर इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्सेलरेटर्स. राइट. अभी हम धीरे धीरे सब करते हैं. राइट. तो सबसे पहले हम जो ये बार बार वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्टिकल आर वी टॉकिंग अबाउट. किस पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं. राइट. धीरे धीरे फिर कंसेप्ट बिल्ड होएगा. राइट. सो बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है आपका? इट इज अ डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोपेल चार्ज्ड पार्टिकल्स एट हाई स्पीड्स. कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अभी हम देखेंगे. कितनी हाई स्पीड पे ले जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इन पार्टिकल एक्सेलरेटर में, ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, हम इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स को 99.99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं और करते हैं. राइट. धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करते हैं. राइट. सो कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम? बेसिकली हमारे दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल क्या है हमारे? जो मैटर बनाते हैं. राइट. तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम ये पार्टिकल्स को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, किन पार्टिकल्स की बात हो रही है. बेसिक हम जैसे बात करें, एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसमें क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल इज H2O. H2 का मतलब क्या है कि इस एक वाटर मॉलिक्यूल में दो एटम आपके किसके हैं? आपके हाइड्रोजन के और एक आपका ऑक्सीजन का. वो कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. राइट. अब क्या होता है, मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन क्या है? एटम्स. तो हमारे को 1964 तक ये नहीं पता था कि एटम से भी छोटे कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं. 1964 में हमने क्या डिस्कवर किया कि एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स. राइट. तो इसीलिए जब ये डिस्कवरी हुई तो हमारे को कई छोटे छोटे और पार्टिकल्स, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, वो मिलने शुरू हो गए. इसीलिए हमने उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक अलग ग्रुपिंग में रखा और उस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ योर पार्टिकल फिजिक्स. राइट. तो उसमें हम बेसिकली क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं. राइट. धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करते हैं. राइट. तो आपके जो पार्टिकल्स मैटर बनाते हैं, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज स्पेस
एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम जैसे कहते हैं दे आर कंपोज्ड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एटम्स में क्या हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक साइंस है, बट थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, इंस्टेड थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इनके कंपोनेंट्स पे। तो 1964 में हमने क्या डिस्कवर किए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब एक एक प्रोटॉन के अंदर फर्दर हमें क्या मिलते हैं, 3 टाइप के क्वार्क्स मिलते हैं, 3 क्वार्क्स मिलते हैं, राइट। तो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से जो आपका नेक्स्ट पार्टिकल बनता है उनको हम हैड्रॉन्स बोलते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। हैड्रॉन्स क्या है, बेसिकली जो पार्टिकल कुछ क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये यूपीएससी में आपके एग्जाम में ये आ सकता है बेसिक लोकेट करना कि हैड्रॉन्स में कौन से पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो बेसिकली hadrons are a collection of a few quarks and quarks से जुड़ के जो आपका पार्टिकल बन रहा है that is hadron। and हम जिस पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसके अंदर हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट। वी आर यूजिंग दीज प्रोटॉन्स टू कंडक्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। प्रोटॉन्स को हम आपस में एक्सेलरेट करा के कोलाइड करवाते हैं ताकि वो ब्रेक होके उसके अंदर के फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम और डिटेल में स्टडी कर सकें। एंड और कई चीजें हैं, एज द वीडियो प्रोग्रेसेस मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, राइट। सो एक बार आपको मैं सब डिफरेंट पार्टिकल्स का एक ओवरव्यू दे दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, आपके पार्टिकल्स 2 टाइप के हैं, एक होते हैं फर्मियॉन्स जिनसे आपका मैटर बना है, एंड दूसरे होते हैं हमारे बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या होते हैं, जो आपकी फोर्स को कैरी करता है। जैसे हम सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, और हमें एक चीज भी पता है, फोटॉन्स। फोटॉन्स हम कहां पढ़ते हैं कि जो लाइट मूव करती है, लाइट मूव्स इन फोटॉन्स की हम बात करते हैं ना, सनलाइट आ रही है फोटॉन्स में आती है। तो फोटॉन क्या है, फोटॉन इज दैट बोसॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। बोसॉन्स आर दोज पार्टिकल्स विच कैरी द एनर्जी। हर टाइप की एनर्जी को कैरी करने का बोसॉन डिफरेंट है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाला बोसॉन जो है इट इज कॉल्ड फोटॉन। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करने वाला बोसॉन है दैट इज डब्ल्यू और जी बोसॉन। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करने वाले हमारे जो बोसॉन होते हैं दे आर नोन एज ग्लूऑन्स। These 3 have been observed and experimentally found। इनके हमारे पास प्रूफ्स हैं। जो लास्ट पार्टिकल हमें अब तक नहीं मिला है दैट इज द एनर्जी कैरिंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटॉन बोलते हैं, राइट। इनके अलावा एक हमारा पार्टिकल और था जिसको हम हिग्स बोसॉन बोलते थे, जिसकी डिस्कवरी हमारी 2012 में हुई थी। इसी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ही हुई थी। इस वीडियो में जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, उस स्टेज पे पहुंचेंगे, तब आपको मैं हिग्स बोसॉन का भी बताऊंगा, वो भी डिस्कवर हो चुका है, राइट। सो बेसिकली अब हम जिस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात कर रहे हैं, तो उस हैड्रॉन कोलाइडर में हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटॉन्स। वी आर एक्सेलरेटिंग दी प्रोटॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, तो प्रोटॉन हम बनाएंगे कैसे, हाउ डू वी मेक अ प्रोटॉन। हम उसमें प्रोटॉन्स को अगर एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर में, तो प्रोटॉन बनाना भी तो आना चाहिए, कैसे बनेगा। सो बेसिकली आपका सिंपलेस्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। सिंगल प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, राइट। आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर सिंपलेस्ट एटम, दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोजन एटम। अब जब हम इस एटम में एक सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल चार्ज सब्जेक्ट करते हैं, तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देता है एंड हमारे को ये प्रोटॉन्स आइसोलेट हम कर पाते हैं। तो इनिशियली पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड, उस हाइड्रोजन गैस की आप आयोनाइजेशन करते हो, जिससे कि आप प्रोटॉन्स को आइसोलेट कर पाते हो। नेट इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाती है उसके ऊपर, फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, राइट। क्यों, इलेक्ट्रॉन उसको एक नेगेटिव चार्ज देता है, जो आपका प्रोटॉन है उसको एक पॉजिटिव चार्ज देता है। आयनाइजेशन का मतलब यही है, इन दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया, अब सिर्फ हमारे पास सिंगल प्रोटॉन रह गया है।
अब नेचुरली उस आइसोलेटेड प्रोटॉन का जो हमने एक पार्सल बनाया है उसके अंदर एक प्रोटॉन तो नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एक बंच में आपके क्या होते हैं कि कई आपके प्रोटॉन पार्सल होते हैं और उन इकट्ठे एक पार्सल, उस बंच ऑफ प्रोटॉन्स को हम फिर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मूव कैसे करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली क्या है कि आपका जैसे ये प्रोटॉन है, बेसिकली आपका जैसे ये प्रोटॉन है, इसको हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वेव्स इस प्रोटॉन को आगे पुश करते हैं। कैसे पुश करते हैं अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्ट थिंग, प्रोटॉन आपका जो है इट इज पुश्ड इन दीज, जो प्रोटॉन है आपका इसको हम मोशन कैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर राइड करवा के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं कैसे प्रोड्यूस होंगी, सिंपल, आपने जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, आपने एक फील्ड जनरेट कर दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब मूव करेगी तो उसके अंदर एक पल्स जनरेट होती है, उस पल्स से हम इस प्रोटॉन को मोशन देते हैं। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ, राइट। ये रेजोनेटर वगैरह क्या होता है इसको हम धीरे धीरे अभी समझेंगे, राइट। अभी हमने क्या समझना सिर्फ कि ये बंच ऑफ प्रोटॉन्स को हम कैसे पुश करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ये आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम कौन सी वेव यूज करते हैं इसमें, रेडियो फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज। एग्जाम में आएगा नहीं। कंसेप्ट क्या है कि हम जो स्पीड, जो मोशन देते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देते हैं। मैग्नेट्स का रोल अभी नहीं आया है। मैग्नेट्स का रोल जो है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए ही ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट। क्योंकि आपके दो ही मेन चीज हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर में, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे आप स्पीड दे रहे हो पार्टिकल्स को, और दूसरा क्या है, मैग्नेट्स का रोल। मैग्नेट्स का क्या रोल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम पार्टिकल को एक्सेलरेट किस चीज से कर रहे हैं, हम उनको जो वेव्स का क्रेस्ट है, हम ऐसे टाइम करते हैं इन पल्सेस को कि ये पल्सेस के क्रेस्ट से वो पुश होके आगे उनको एक फोर्स मिलती है। ये पल्सेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, पल्सेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या है, ये जब भी क्रेस्ट आएगी एक, उस क्रेस्ट के आगे जो प्रोटॉन होएगा उसको सिंपली पुश करते हुए स्पीड बढ़ाते जाएगी, राइट। तो अब आपको सिर्फ बेसिक अभी तक क्या समझ आया है कि भाई पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, प्रोटॉन। कैसे एक्सेलरेट करते हैं, उसको हम वेव के ऊपर राइड कराते हैं। वेव भी कौन सी, आपकी जो क्रेस्ट बनती है, इस क्रेस्ट के ऊपर हम प्रोटॉन को राइड करा के उसको आगे फर्दर पुश करते हैं, राइट। क्रेस्ट के ऊपर राइड करा के उसको फर्दर हम पुश करते हैं, ठीक है। बट अब एक ड्रॉबैक है इसमें, एक ड्रॉबैक है, जो आपकी ये पल्स है तो सीधी चलेगी बिल्कुल, राइट। सीधी चलने का मतलब क्या है कि आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर एक लाइन में बिल्कुल सीधा बनाना पड़ेगा। सीधा बनाने का नुकसान क्या है, पहले तो आपको जगह कैसे बनाओगे, कितना सीधा, एक देयर इज अ लिमिटेशन, कितना आप आगे जा सकते हो, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितनी बैटरीज लगानी पड़ेंगी आपको टू प्रोड्यूस दैट मच एनर्जी। लगा भी दिया आपने, सपोज 100 किलोमीटर का बना भी दिया पार्टिकल एक्सेलरेटर स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार ट्रैवल कर पाएगी बीम, तो मतलब क्या है, हाई स्पीड अटेन नहीं हो पाएगी। हाई स्पीड अटेन करवानी क्यों जरूरी है पार्टिकल्स को, ताकि हाई स्पीड पे हम दो पार्टिकल्स को कोलाइड करा सकें, राइट। कोलाइड कराने के लिए आपको ऑपोजिट डायरेक्शन से दूसरा पार्टिकल भी लाना है। धीरे धीरे समझते हैं कि वो भी कैसे आता है। तो सबसे पहले ये सीधे पार्टिकल एक्सेलरेटर को कर्व्ड बनाने का रोल किसका है, योर मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का रोल पार्टिकल्स को स्पीड देना नहीं है, उनका रोल सिर्फ क्या है, पार्टिकल को डायरेक्शन देना। कैसे, हमने अभी बात की, प्रोटॉन का बंच है जो ट्रैवल कर रहा है, नेट चार्ज उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, एक पोलैरिटी है। तो मैग्नेट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं।
हम उसको सीधा जाने के बजाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा के एक कर्व्ड पाथ में मूव कराते हैं। कर्व्ड पाथ में मूव कराने का क्या फायदा है कि हमने जितने भी बीच में स्पीड बढ़ाने के लिए जहां जहां वो पल्स ऐड करनी है, हम वो लिमिटेड अमाउंट में यूज करके बार बार सर्कल में घुमा के उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन विद टाइम, विद एवरी सर्कल, उन प्रोटॉन्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आफ्टर एवरी टर्न आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आप गाड़ी का टर्न लेते हो शार्प, 10 की स्पीड पे लेते हो आराम से ले पाते हो, 20 की स्पीड पे लेते हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 40 की स्पीड पे कट मारोगे तो आपकी गाड़ी हो सकता है स्लाइड कर जाए, राइट। तो कहने का मतलब है सेम चीज हमारे को उस प्रोटॉन बंच में देखने को मिलता है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, हमारे को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो एक सर्कल में रिस्ट्रिक्ट हो जाए। एक सेकंड में जो आपका प्रोटॉन का बंच है, इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के 11,000 से ऊपर राउंड लगा लेता है। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पीड्स, राइट। दैट इज वाई वी से कि आपका ये जो प्रोटॉन बंच, इसमें एक्सेलरेट हम करा पाते हैं 99.99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक हम उसको एक्सेलरेट करा पाते हैं, राइट। अब कोलिजन कराने के लिए तो दो बीम्स चाहिए। बीम क्या है? सिंपली जो हम एक बंच ऑफ प्रोटॉन्स को मूव कराया है, हम उसी को एक प्रोटॉन बीम बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट, इमेजिन ये जो एक रेड स्पॉट है, ये हमारी फर्स्ट प्रोटॉन बीम है, जो फर्स्ट प्रोटॉन बंच है। हमने इसको सीरीज में, अब क्या है, ये अलग अलग सर्कल्स का क्या रोल है, हमने कहा कि भाई लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तो हमने 2008 में कमीशन किया, मतलब 2008 में यूज करना शुरू किया। उससे पहले भी 1954 में सर्न बन चुका था, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स तब भी थे। ये कंसेप्ट जो था हमारा कि सर्कुलर फॉर्मेट में यूज करना है, ये पहले इनिशिएट हो चुका था। तो छोटे छोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर से हम फर्स्ट इनिशियल थ्रस्ट देते हैं। फर्स्ट इनिशियल थ्रस्ट देके धीरे धीरे क्या है, हम उनको नेक्स्ट 4 पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इन सक्सेशन, एक के बाद एक यूज करके हम उनकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट प्रोटॉन बीम, प्रोटॉन बंच जो है वो हमारे थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है, तब हम सेकंड बीम उसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। सेकंड बीम हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। अब दोनों प्रोटॉन बीम्स हमारी एक्सेलरेट हो रही हैं, दोनों प्रोटॉन बीम्स एक्सेलरेट हो रही हैं, दोनों एक ही यू कैन से पाइप में नहीं चल रही। कैसे चलती हैं ये देखो, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में आपकी जो मेन जो पाइप है जिसके अंदर आपके सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपकी बेसिकली दे आर ऑल योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ सारे। तो अभी मैं आपको सिर्फ उस बात पे फोकस कर रहा हूं कि हमने जो दो अब पैरेलल बीम्स चला रखी हैं जो ऑपोजिट घूम रही हैं, वो दो पैरेलल पाइप्स में साथ साथ घूमती हैं, विच आर आइसोलेटेड, और दोनों में वैक्यूम होता है पूरा, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करती हैं। जो दोनों प्रोटॉन बीम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं और दोनों को एक्सेलरेट किया जाता है विद द सेम सिस्टम, राइट। एक्सेलरेट कैसे किया जाता है दोनों को, अब मैं आपको वो बात बताता हूं, राइट। तो यहां तक हमने सिर्फ अभी ये समझा है कि हम कैसे प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं, कैसे दो प्रोटॉन बीम को हम सेम सिस्टम में मूव कराते हैं, और वो दोनों बीम्स कैसे बिना अभी कोलाइड किए एक ही सिस्टम में ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे एक्सेलरेट करती हैं, राइट। लास्ट वाले पॉइंट को मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि वो दोनों प्रोटॉन बीम्स एक्सेलरेट कैसे की जाती हैं। अब हम रेजोनेटर की बात करते हैं। रेजोनेटर क्या है? इस सिस्टम में ऐसी कई जगह हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिकल पल्स को यूज करते हैं और जिससे हम इन पार्टिकल्स को एक्चुअल में एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट। बीच में आपके कई जगह ये इंटरस्पर्स्ड है, जैसे मोस्टली तो सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, उसको डायरेक्शन देने के लिए
बीच में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हम ये पल्स पे इन पार्टिकल्स को राइड करवाते हैं। अब दोनों पार्टिकल्स को हमने कैसे एक्सेलरेट कराना है वो एक बार देखते हैं, राइट। जब आपका एक प्रोटॉन बंच आया तो आपकी एक क्रेस्ट ने उसको पुश कर दिया, एक क्रेस्ट ने उसको पुश कर दिया, राइट, और एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा दिया। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम सेम रेजोनेटर पे एक तरफ से जब एक प्रोटॉन बंच इस तरफ से आ रहा था तो यहां से हमने उसको एक क्रेस्ट पे राइड करवा दिया, और जब दूसरी तरफ से दूसरी बीम आ रही थी तो हमने क्या किया, इसकी वेव की डायरेक्शन बदल दी। वेव की डायरेक्शन बदलने से क्या हो गया कि हम उस सेम रेजोनेटर से क्या कर पाते हैं, अब सेम रेजोनेटर से अब क्या करते हैं, जो ऑपोजिट बीम आती है उसको दूसरी क्रेस्ट से फर्दर एक्सेलरेट करवा देते हैं, राइट। इतना डिटेल में आपको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्यों, कई बार एक बेसिक डाउट रह जाता है कि अगर आपने दो बीम्स को कोलाइड कराना है तो पहली बात कि सेम सिस्टम में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। क्यों, दोनों की अलग आइसोलेटेड वैक्यूम सील्ड पाइप्स हैं जिनमें वो ऑपोजिट घूम रही हैं। मैग्नेट्स जो है, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये इनको सिर्फ डायरेक्शन देके सर्कल में कंटेन करा के रख रही हैं। दोनों की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है, बीच में कुछ ऐसे रेजोनेटर्स लगे होते हैं आपके। रेजोनेटर क्या करते हैं, ये पल्स जनरेट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की, जो कि आपकी 400 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं, एंड क्रेस्ट जो है उनकी वो प्रोटॉन्स को पुश करती है, राइट। अब हमने दोनों बीम्स चला दी, दोनों बीम्स को एक्सेलरेट करा दिया, ऑल्टरनेट डायरेक्शन में उल्टा घुमा दिया। अब एक चीज और समझनी है हमने, कोलिजन कराने से पहले, कोलिजन कराने से पहले आपने एक चीज समझनी है, व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर का यहां पे क्या रोल है। अब देखो, हम इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरेट कर रहे हैं, इनको जनरेट करने के लिए हम सुपर कूल टेम्परेचर यूज करते हैं। ये जो सिस्टम आपका चल रहा है -271 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, -271 डिग्री सेल्सियस। इतना लो टेम्परेचर लाने का क्या फायदा है और इतना लो टेम्परेचर कैसे आता है। वी यूज लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम यूज की जाती है ताकि आप ये इतना एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जनरेट कर पाओ। लो टेम्परेचर जनरेट करने का ये फायदा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। लो टेम्परेचर्स पे, क्रायो टेम्परेचर्स बोलते हैं इनको, -271 डिग्रीज सेल्सियस पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है दे ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, जिससे ही आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो, मैक्सिमम स्पीड जनरेट कर पाते हो, राइट। एक सेकंड में 11,000 राउंड लेता है ये, राइट। सो ये सब जनरेट करने के लिए वी यूज सुपर कंडक्टिविटी, राइट, एंड द एलिमेंट दैट वी यूज इज लिक्विड हीलियम, ठीक है जी। नाउ अब एक चीज और हमने समझनी है कि हमने अब दोनों पार्टिकल्स को एक सिस्टम में सीरीज में एक्सेलरेट तो करवा दिया, एक्सेलरेट करवा के अब हमने क्या है, उसको मेन जो हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है वहां पे हम ले आए। अब हमने एक और चीज समझनी है, हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन बंचेस को आपस में कोलाइड कराना है। क्यों कराना है कोलाइड, क्योंकि हमारा जो अभी स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का, उसमें हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है, राइट। सो मेन पर्पस क्या है आपका इन एक्सपेरिमेंट्स का, कि जब आप ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हैं हमारे, जो हैड्रॉन्स हैं जिनमें क्या है क्वार्क्स हैं, उनको जब आप कोलाइड करवाओगे तो कोलाइड करने से क्या होएगा, वो डिसइंटीग्रेट होंगे। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब क्या है, वो टूटेंगे, टूट के कोई नया पार्टिकल बनेगा, उनके अंदर की कॉम्पोजिशन हमें और पता चलेगी। तो बेसिकली क्या है, वी आर जनरेटिंग दी सिमिलर कंडीशंस जो हमारी बिग बैंग के टाइम पे हुई थी। बिग बैंग के टाइम पे जैसे सब कुछ आपका एक सिंपल एक पॉइंट फॉर्म से शुरू हुआ था, एक्सप्लोजन हुई थी, वो सेम सिचुएशन हम रिक्रिएट कर पाते हैं। अब
हमारे को वो ऑब्जर्व भी करना है कोलिजन जहाँ हुई थी। उन कोलिजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमने कई डिटेक्टर्स बना रखे होते हैं, राइट। जैसे जो हमारे 4 मेन डिटेक्टर्स हैं हमारे एटलस, CMS, LHC, B एंड एलिस, ये हमारे 4 डिटेक्टर्स हैं। इन पल्सेस को, ये जो हमारे प्रोटॉन बंचेस जो हमारे रोटेट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन बंचेस जो रोटेट कर रहे हैं, हम जब आइडियल सिचुएशन रीच कर जाते हैं तब हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करके इनका ट्रैक ऑल्टर करते हैं और किसी एक डिटेक्टर पे जाके इनको कोलाइड करा देते हैं। हर डिटेक्टर अलग अलग चीज को ऑब्जर्व करता है। जैसे कोई आपका एंटी मैटर स्टडी कर रहा है, राइट, कोई डार्क मैटर स्टडी कर रहा है, कोई आपका बोसॉन स्टडी कर रहा है, राइट। आपके अलग अलग डिटेक्टर्स में अलग अलग चीजें डिटेक्ट होती है, राइट। सो बेसिकली हम जब फाइनल कोलिजन कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, जब हम वो फाइनल स्पीड अटेन कर लेते हैं, तो बेसिकली हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड यूज करके उनका पाथ ऑल्टर करते हैं और उनको हम इन डिटेक्टर्स में कोलाइड कराते हैं। बेसिकली क्या है, 3 क्वार्क्स हैं एक प्रोटॉन में, राइट। ये सिंगल प्रोटॉन दिखा रखा है बट इसमें बंच ऑफ प्रोटॉन होते हैं, राइट। बंच ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो कोलाइड करते हैं। अब एक और चीज समझनी है हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का सेकंड रोल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का सेकंड रोल क्या है? पहला रोल क्या था? डायरेक्शन देना। दूसरा रोल क्या है? अब प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की हमने टक्कर लगवानी है। जस्ट इमेजिन, ये ऐसा है कि 10 किलोमीटर दूर से हम 2 नीडल्स को टकरवाना चाहते हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ स्केल एंड प्रिसीजन। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे डिटेक्टर्स हैं, इनमें हम फर्दर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाते हैं। इन डिटेक्टर्स में हम फर्दर और स्ट्रॉन्ग सुपर मैग्नेट्स लगाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि जो प्रोटॉन बंचेस हैं, दे आर फोर्स टू कंप्रेस इन अ स्मॉलर एरिया। तभी तो उनकी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसीलिए डिटेक्टर्स में आपके ऑल्दो जैसे सिंपल एक्सरे का डिटेक्टर होता है, पीछे से आपका एक्सरे होता है, सामने एक फिल्म पे वो सब डिटेक्ट हो जाता है, वही प्रिंसिपल हम इसमें भी यूज करते हैं, राइट। कि जो अंदर कोलिजन से नए पार्टिकल्स बनेंगे डिटेक्टर में आपके अब्सॉर्ब हो जाएंगे। बट इन प्रोटॉन बीम्स को फर्दर फोकस करने के लिए, ताकि दोनों आपस में टकरा पाए, हम और सुपर मैग्नेट्स यूज करते हैं ताकि वो एक अलाइन हो जाएं एक लाइन में, राइट, टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स। उसके बाद जो आपकी कोलिजन होती है, आपके डिटेक्टर के बीच में वो रिकॉर्ड हो जाती है। जो भी आपके पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होके बने, बीच में कोई नई चीजें बनी, वो सब आपके आसपास डिटेक्टर में क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट। हिग्स बोसॉन कैसे डिटेक्ट हुआ था 2012 में, वो मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए आपने बस ये समझना है कि आपके ये जो पार्टिकल्स कोलिजन के बाद जो नए पार्टिकल्स अब बन रहे हैं, इनको डिटेक्ट करने के हमारे अलग अलग ये डिटेक्टर्स बने हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, दिस इज योर एटलस डिटेक्टर। जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ दीज थिंग्स। इसी में ही आपके डिटेक्टर्स हैं, इसी में ही आपके वो सुपर मैग्नेट्स बने हुए हैं, ताकि आप इस सिंपल सी जो आपकी बेसिक पाइप है ये, जिसके अंदर हम एक्सेलरेट कर रहे थे, पीछे देखी थी हमने, ये इसके बीच में हम एक्सेलरेट करवा रहे थे, राइट। एंड डिटेक्टर्स आपके, यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ दीज डिटेक्टर्स, राइट। इनके बीच में हम कोलिजन एक्टिविटी एक्चुअल में होती है, राइट। अब ये जो एटलस डिटेक्टर है, इसके बीच में जब पार्टिकल कोलिजन हुई थी, ये उस सिस्टम की अपनी एनिमेशन है खुद की, राइट। अब क्या हुआ था, ये पीछे से जो आपको पाइप दिख रही है मेन, ये वो थी जो ब्लू पाइप हमने देखी थी, जिसके बीच में आपके दोनों प्रोटॉन बीम्स घूम रही थी। एंड हमने दोनों को इधर बीच में मर्ज कराया। जब मर्ज हुई और दोनों में कोलिजन हुई, तो कोलिजन से क्या हुआ, आपके वो दोनों प्रोटॉन्स बीम्स जो थी आपस में टकराई। टकराने से आपके नए पार्टिकल्स जनरेट हुए, क्या, जो उसके कॉम्पोजिट पार्टिकल्स थे, राइट। ये पार्टिकल्स जब रिलीज होंगे तो डिटेक्टर में जो उनकी फिल्म्स होती हैं उनके अंदर इंग्रेन हो जाएंगे। उससे हमें अलग अलग कॉम्पोजिशंस का पता चलेगा और हमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और डिटेल मिलेगी।
यही सेम चीज़ हमने 2012 में डिस्कवर की थी जब हमने हिग्स बोसॉन के बारे में पता लगाया था। हिग्स बोसॉन क्या था? सिंपली ये जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को मास जो चीज़ देता है दैट इज नोन एज योर हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि हमने डायरेक्ट हिग्स बोसॉन को आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है? 10⁻⁻22 सेकेंड्स। मतलब बनने के 10⁻⁻22 सेकेंड्स के बाद वो खत्म। एक्सप्लोजन से डिटेक्टर तक भी वो नहीं पहुंच पाता। तो हमने कैसे डिटेक्ट किया हिग्स बोसॉन? हमने इस प्रोसेस से डिटेक्ट किया कि हिग्स बोसॉन बनने के बाद वो फर्दर किस पार्टिकल में आपका ट्रांसफर हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमने वो उसका सब्सिक्वेंट स्टेज को एनालाइज करके वो डिस्कवर किया, राइट? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? सो जस्ट अ बेसिक कि आपको प्रोसेस क्या हो रहा है, यू जस्ट नीड टू बी फेमिलियर विद दैट, राइट? ये आपका दूसरा डिटेक्टर है CMS डिटेक्टर, राइट? ये इस टाइम पे मेन 2 डिटेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, राइट? नाउ द थिंग इज कि ये न्यूज़ में क्यों था, हमारे को ये इतना थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2008 में आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कमीशन हुआ था। मतलब क्या है? यूज़ में आया था। मैं आपको एक बार ये सारा समझा के आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट अगेन इन ब्रीफ, राइट? अभी क्या हुआ था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल एज एवरी मशीन, ये मशीन जो आपकी है ये सीरीज में चलती है। कुछ चेंजेस करने होते हैं, अपग्रेडेशंस करनी होती हैं, राइट? कोई चीज़ फॉल्टी होगी उसमें रिपेयर करनी होती है, राइट? तो क्या है, अभी आपका ये 3rd टाइम सीरीज में चलना शुरू हुआ है, राइट? अभी मार्च में आपका ये फिर से प्रॉपरली रनिंग होना शुरू होगा एंड इसको हम 3rd रन बोलते हैं। क्यों? आपके क्या होता है कि कुछ पीरियड्स 3-4 साल चलेगा, 3-4 साल ब्रेक, लॉन्ग शटडाउन बोलते हैं उनको। क्यों? अपग्रेडेशंस करने के लिए। जो नेक्स्ट आपकी अब लॉन्ग शटडाउन हो रही है उसके अंदर एक मेजर चेंज आ रहा है इसमें, वो भी आपसे भी डिस्कस करूंगा मैं, राइट? बट बेसिक चीज हमने क्या समझनी है कि बीच में आपके शॉर्ट ब्रेक्स आते रहते हैं। ऑल्दो विंटर्स में ये यूज नहीं करते इसको, नेचुरली वहां पे कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं होती विंटर में यूज करने के लिए, राइट? एंड आपका अभी रिसेंटली जो न्यूज में आया था वो क्या था कि अभी अप्रैल मार्च की जो आपका ट्रांजिशन जोन है, जो 3rd रन है इसका, 3 साल से इसका लॉन्ग शटडाउन चल रहा था, इसके अंदर कई अपग्रेडेशंस हुई हैं। ये जो 2 मेन डिटेक्टर मैंने आपको बताए थे, एटलस और ये CMS, इनके अंदर अभी रिसेंट अपग्रेडेशंस हुई हैं एंड अब फिर से इसके लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे अगले 3 साल तक। उसके बाद फर्दर इसका लॉन्ग शटडाउन आएगा। ये इसका लॉन्ग टर्म का प्लान है सारा, अप टू 2041 ऑलरेडी ये सब प्लान है। एंड हम नेक्स्ट अब जो ब्रेक आएगा उसमें हम क्या चेंज लाने वाले हैं? वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ हाई ल्यूमिनोसिटी जो आपका है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। मैं आपको सारा समझाता हूं। ये ल्यूमिनोसिटी का मतलब क्या है? लुमिनोसिटी का मतलब यह है कि कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर सेकेंड। सिंपल, अभी एट प्रेजेंट 1 सेकेंड में 1 बिलियन विद 9 zeros 1 बिलियन कोलिजन्स होती हैं हमारी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, राइट? अब हम उसके अंदर नए सुपर मैग्नेट्स लगा रहे हैं, नए अपैरेटस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट ब्रेक होएगी, जो नेक्स्ट शटडाउन हुआ है 2026 वाला, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हाई ल्यूमिनोसिटी में, हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। उसमें हम नए मैग्नेट्स लगाएंगे ताकि क्या है कि उसकी हम डिटेक्टर्स में जो हम मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल्स को फोकस कर रहे थे वो ज़्यादा बेटर कर पाएँ, ताकि जितना ज़्यादा अच्छा फोकस होएगा उतनी हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स होएगी। एंड ये हाई ल्यूमिनोसिटी इस सिंपली क्या करेगी, 5 से लेकर 7.5 टाइम्स तक कोलिजन्स आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट? सो बेसिकली दिस वाज द मेन थिंग जो आपकी
एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो साइंस बिहाइंड इट, राइट। तो एक बार मैं आपको इंडियन सिनेरियो बता देता हूँ, राइट। एंड इंडिया में हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, कितने हैं, कैसे हैं, राइट। हमारा इंडिया का कोई रोल रहा है कि नहीं इसमें। इसके बाद फिर आपको आई विल गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू, राइट, क्योंकि अब आपको सारे कंसेप्ट इकट्ठे पता चल गए हैं, एक गो में आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, इंडियन साइंटिस्ट्स ने और इंडियन इंडस्ट्री ने इन कंपोनेंट्स को बनाने में फुल अपनी एक यू कैन से इनपुट दिया है। इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज में इनके पार्ट्स बने हैं, हमारे साइंटिस्ट भी वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड उन्होंने वहाँ पे इसके डिज़ाइन में और कंस्ट्रक्शन में फुल इनपुट दिया है, राइट। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हमारे इंडिया में बहुत हैं। ये 5 हमारे मेन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, राइट। जो हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में, वहाँ पे है। जो हमारा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कोलकाता में, वहाँ पे है। साइक्लोट्रॉन क्या है, बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स कई टाइप के होते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये मेन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। IIT कानपुर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, राइट। एंड हमारा बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई यहाँ पे है, राइट। सो एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आपको शॉर्ट में समझाता हूँ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक बार आपको बेसिक फंडा पता होना जरूरी था, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या देखना है, आई विल जस्ट गो थ्रू इट नाउ अगेन, राइट। तो सबसे पहले हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहाँ पे है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, राइट। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑपरेट करती है, हमारी सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका क्या काम है, ये हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स प्रोवाइड करता है टू द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। हजारों साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और अपने इनपुट्स देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके इंटर्नशिप करते हैं, आप विजिट भी कर सकते हो जाके, राइट। इसका सरकमफ्रेंस, जो मेन आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर है इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा, दैट इज द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसका सरकमफ्रेंस इज योर 27 किलोमीटर्स, राइट। 27 किलोमीटर्स है आपका। और इसमें जो हमारे पार्टिकल्स यूज होते हैं, दे आर नोन एज हैड्रॉन्स। हैड्रॉन्स क्या है हमारे, हमने देखा था अभी, हैड्रॉन्स आर बेसिकली आपके सिंपल जो पार्टिकल्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स जब मिलते हैं कई, तो उनसे हमारा जो नेक्स्ट पार्टिकल बनता है उसको हैड्रॉन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है कि हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कौन से पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, दे आर प्रोटॉन्स एंड नॉट फोटॉन्स। फोटॉन्स हमने जो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखा था अभी, जो उसका बोसॉन है, राइट, वो नहीं करते, हम प्रोटॉन्स को करते हैं। ऑल्दो इसके अंदर हम अलग अलग पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। मेन कौन से हैं, प्रोटॉन्स एंड लेड के पार्टिकल्स को भी हम एक्सेलरेट करते हैं अलग अलग उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए, राइट। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू विच ग्रुप। हाइड्रॉन्स के फर्दर 2 सब ग्रुप्स हैं, दे बिलोंग टू बैरियॉन्स, राइट। वेयर एज इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर दी अंडर द क्लासिफिकेशन लेप्टॉन्स, राइट। बोसॉन्स का एज सच क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बोसॉन्स आर बेसिकली दोज पार्टिकल्स विच कैरी द एनर्जी, जो एक्चुअल में ये एनर्जी है, जो फोर्सेस है इनको कैरी करती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फोटॉन्स मूव करते हैं, राइट। इसके बाद क्या था कि हम इनको एक्सेलरेट कैसे करा रहे हैं, एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ दीज वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम यूज कर रहे हैं उनसे हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहे हैं। कैसे, हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के बीच में हमने बीच में कई रेजोनेटर लगा रखे हैं। जब एक तरफ से बीम आती है उसको हम एक तरफ से क्रेस्ट से पुश करते हैं, एक्सेलरेट कर दिया इसको। अब बीच में हम इसकी चेंज कर देते हैं डायरेक्शन, एंड क्या है आपकी फिर दूसरी वेव को भी सेम रेजोनेटर एक्सेलरेट करा देता है। तो दोनों बीम्स आपकी जो चल रही हैं, दोनों बीम्स जो आपकी चल रही हैं, दे आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम प्रोसेस। दोनों बीम्स जो हैं वैक्यूम इनक्लोज चेंबर्स में अलग अलग मूव कर रही हैं सेम सिस्टम के अंदर। ये जो ब्लू सिस्टम आपको दिख रहा है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, मतलब बिजली जब प्रोड्यूस होती है उसके साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे,
सिंपल, आपने कभी देखा होगा मोटी मोटी बिजली की तारों के पास मिट्टी चिपकी होती है, ब्लैक ब्लैक क्यों होता है वो? क्योंकि आपकी जहां भी इलेक्ट्रिकल करंट पास होएगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। राइट हैंड थंब रूल बेसिक साइंस में पढ़ते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड नहीं दे रहे, हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। स्पीड कहां से आ रही है? सिंपल, हमारी पल्सेस से जो हम जनरेट कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम सीरीज में एक्सेलरेट कराते हैं। देयर आर सीरीज ऑफ दीज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ये प्रोटॉन बंचेस जो हैं सीरीज ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर से पास होके जाते हैं, उसके बाद जाके हमारे मेन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जब वो सफिशिएंट स्पीड गेन कर जाते हैं तो हम किसी एक डिटेक्टर में जो हमको रीडिंग चाहिए होती है उस हिसाब से हम वहां कोलिजन्स करवा लेते हैं। कैसे? इनमें अलग अलग चैनल्स बने होते हैं, आप वही मैग्नेटिक फील्ड से उनका डायरेक्शन चेंज करके उनकी कोलिजन्स करा देते हो, राइट। एंड हर डिटेक्शन सेंटर में आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं पार्टिकल्स डिटेक्ट करने की फैसिलिटी हैं। एंड नेचुरली ये आपके दे आर ह्यूमंगस, आपके देख सकते हो कि मैमथ स्केल हैं, राइट। एंड ऐसे आपके डिटेक्टर में जब पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं, नए पार्टिकल्स जब बनते हैं, दे आर डिटेक्टेड इन दीज डिटेक्टर्स, राइट। सो बेसिकली ये आपका साइंस वाला पार्ट था। एंड जो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इसका थर्ड रन स्टार्ट हुआ है। अभी तक ये सिर्फ 2 बार कंटिन्यूस सीरीज में चला था। बीच में ब्रेक्स क्यों लेते हैं? फॉर अपग्रेडेशन एंड चेंजेस। जब रन्स चलते हैं, मतलब रन का मतलब क्या है कि अब कंटिन्यूस सीरीज में चलेगा 3 साल, तो बीच में भी फॉर रिपेयर्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स इसमें हम पॉज देते हैं एंड इनको मूव करते हैं। एक चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन थिंग जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं? सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर क्या है? आपका -271 डिग्री सेल्सियस में हम इतना कोल्ड टेम्परेचर जनरेट करते हैं। किस चीज़ से? लिक्विड हीलियम से। लिक्विड हीलियम से जब हम इतना कोल्ड वो कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं तो जो उन तारों से करंट पास करेगा जीरो रेजिस्टेंस पे करेगा, ताकि क्या है कि उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होएगी, तभी आपकी हाई स्पीड्स जनरेट हो पाती हैं, राइट। एंड इस ब्रेक में जो नेक्स्ट आपका अब 2026 में लॉन्ग शटडाउन आएगा, उसके अंदर हम हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर हम बना रहे हैं, हम बनाएंगे। इंस्टॉलेशन होगी उसकी 2026 में। उसमें क्या होएगा? लुमिनोसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स हमने इंक्रीज करनी है। वो कैसे होंगी? आपके डिटेक्शन जहां पे हो रही है, जो डिटेक्शंस हमने बताए थे एटलस एंड ऑल, वहां पे मैग्नेट्स हम और स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, जिससे क्या है कि वो बीम और फोकस हो जाएगी, ताकि दोनों की कोलिजन की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। एंड इसके करने से क्या है, आपकी नंबर ऑफ कोलिजन्स 5 से लेकर 7.5 टाइम्स तक बढ़ जाएंगे, राइट। एंड हमारे इंडिया का भी इसमें रोल रहा है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. So please stay tuned for more information. Thank you.